कहाँ से गुजरेगा? यहाँ पे बना। इनकी कहने का मतलब है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है, जो काल्पनिक सीधा और वस्तु के अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। जो काल्पनिक सीधा और वस्तु के अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। केस 2 में जब वस्तु अनंत और P के बीच स्थित हो, अनंत और P के बीच स्थित हो, तो क्या होगा? देखिए, है ना, ये हमारा P, F और C। देखिए यहाँ पे रखा हुआ वस्तु इस तरह से, है ना। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। दूसरा कहाँ से गुजरेगा? वक्रता केंद्र से ना, यहाँ से। ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना? यहाँ पे। तो ये B, A' और B' इस तरह से यहाँ से आया किरण, रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद मुड़ गया। इसको इमेजिनरी से डॉट 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 फोकस से गुजारे, क्योंकि परावर्तन कहाँ से हुआ? किरण जो आया था वो पदार्थ के समानांतर आया था, तो फोकस से वो गुजरेगा। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, तो कहाँ पे कटा? यहाँ पे। यही हमारा क्या हो जाएगा? A' B' प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जब वस्तु को अनंत और P के बीच में रखेंगे उत्तल दर्पण में, तो उसका जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, है ना, C और P के, सॉरी F और P के बीच में बनता है। F और P के बीच में बनता है जो वास्तविक, सॉरी F और P के बीच में बनता है जो क्या होता है? काल्पनिक सीधा वस्तु के अपेक्षा छोटा। काल्पनिक सीधा और वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता है। काल्पनिक सीधा और वस्तु के अपेक्षा छोटा बनता है। बस आज भर इतना ही, ठीक है। अगले दिन बताएंगे चिन्ह परिपाटी दर्पण सूत्र दोनों में, है ना, निकाल के बताएंगे कैसे निकलेगा। उसके बेसिस पे कुछ नवेकर वगैरह बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बड़ा होता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। अब इसको एक चार्ट में कर देते हैं, है ना। प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का स्थान, वस्तु का स्थान, प्लेस ऑफ इमेज, वस्तु, सॉरी प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति, नेचर और आकार, साइज, ठीक है। चलिए कहाँ पे रखेंगे? पहले F पर, तो अनंत पर बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा, ये स्मॉल साइज का होगा, है ना। अब अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर, सॉरी बड़ा ना होगा, अनंत पर बनेगा तो बड़ा, वास्तविक, उल्टा, छोटा, अनंत और C के बीच, तो कहाँ पे बनेगा? F और C के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा और क्या होगा? छोटा ही होगा। C पर होगा तो C पर ये बनेगा
वास्तविक, उल्टा, बराबर। सी और एफ के बीच तो क्या होगा? अनंत और सी के बीच कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। एफ पर तो लिख दिए है ना, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच तो क्या होगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और बड़ा हो। काल्पनिक, सीधा और बड़ा होगा। अब आता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें भी केस 1 में लिखेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो क्या बनेगा? इसको भी लिख लीजिए। दो केस अभी याद बचा मेरा, 5वां और 6वां, उसको भी बता देते हैं। उसको लिख लीजिएगा, है ना। केस नंबर 5, when object is placed at F, कहाँ पे? F पर। at F हमारा ए प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ध्रुव एफ और ए सी। फोकस पे रखें, फोकस से लीजिएगा। एक पैरेलल बन गया। क्या बन गया? पैरेलल बन गया, यानी अनंत पे। इसको एरो दिखा देते हैं, है ना। यानी कि जब किसी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? एफ पर रखेंगे। जब किसी वस्तु को एफ पर रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? कहीं पे मिल रहा है? दिख रहा है? मिलते हुए नहीं ना, यानी बहुत दूर में बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी कि जब किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाता है, कि जब किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है? फोकस पे रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। उसका इमेज कहाँ पे बनता है? इन्फिनिटी, अनंत पर बनता है। उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी, यानी अनंत पे बनेगा। जो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? बहुत ही बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनेगा। जो वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये केस नंबर 5 था। अब केस नंबर 6 में आते हैं। When object is placed between F and P, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो देखिए क्या होता है। P, F और C देखिए बीच में रखते हैं, इस तरह से गुजर गया। दूसरा कैन कहाँ से गुजरेगा? इस तरह से, है ना।
तो गड़बड़ हो गया है ना। फिर से बनाते हैं क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे बना वस्तु ए डैश बी डैश ए बी। देखिए है ना। देखिए जब किसी वस्तु को एफ और पी के बीच में रखें यहाँ पे, तो यहाँ से एक किरण आया, परावर्तन हुआ, फोकस से होकर गुजर गया। ध्यान से देखिएगा, रे को ध्यान से देखिएगा, कुछ थोड़ा चूंकि मतलब कि कचरा हो गया, थोड़ा इसको ध्यान से दीजिएगा। एफ और पी के बीच में रखेंगे, यहाँ से पैरेलल आया, यहाँ से सीधे कहाँ से होकर गुजरा, फोकस से होकर गुजरा। दूसरा किरण कहाँ से गुजरना चाहिए, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गुजरा है ना। तो ये कहीं आप आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा नहीं, पीछे हमको बढ़ना पड़ेगा। तो पीछे डॉट 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 से मिलाए तो कहाँ पे बन गया, कटा, यहाँ पे कटा, यानी यहीं पे इसका क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि कहने वाला जब किसी वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के पीछे बन जाता है, जो को क्या होता है, काल्पनिक है ना, काल्पनिक सीधा और वस्तु से केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। कहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे। तो क्या होगा, ये हमारा दर्पण मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ई एक्स, ये हमारा एफ और ये हमारा सी। वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, ये इसके पैरेलल, ये यहाँ से होकर गुजरेगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास नहीं है कि सी से सी के साथ गुजारे, है ना। तो हम कहाँ से गुजारेंगे, हम यहाँ से आके गुजारते हैं, या फिर यहाँ से भी हम गुजार सकते हैं। फोकस से दूसरा किरण को गुजारते हैं। अब यहाँ से पैरेलल होगा, देखिए कहाँ पे बना है, यहाँ पे बन गया, आया समझ में। यहाँ से ऐसे, सॉरी फोकस से गुजरा ना, इस तरह से, यानी ए बी और ए डैश, इस तरह का, ऐसा में। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे सी दिख नहीं रहा है, इसको सी नाम देते हैं, सी। यानी कि जब किसी वस्तु को हम सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है जो सी पर ही बनेगा, देखिए ना, सी पर बन रहा है, और जो कि क्या है, उल्टा है, वास्तविक और वस्तु के बराबर है, ना बड़ा ना छोटा, वस्तु के बराबर। यानी जब किसी वस्तु को है ना वक्रता केंद्र पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा, जो वस्तु के बराबर बनेगा। ये तो हो गया मेरा। अब चलते हैं केस नंबर 4 में। अब कहाँ पे रखेंगे, अब सी और एफ के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस मेरा पी एक्स, ये एफ और ये सी, दोनों के बीच में रखते हैं। इस तरह से किरण आया है ना, दूसरा किरण कहाँ पे रहेगा, यहाँ से, इस तरह से
है ना, और ये सीधा मिल जाएगा। छोटा इसको बनाते थोड़ा तो शायद आसानी होगा, क्योंकि मेरा मिरर भी तो इधर आएगा ना, इस तरह से, इस तरह से, है ना। यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया। बस प्रतिबिंब कहाँ बना मेरे को? यहाँ बना। यदि ए बी तो ये हो जाएगा, सॉरी, बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश। यानी कि ये किरण, देखिए किरण कहाँ से मेरा यहाँ से आया, फोकस होके गुजरा, दूसरा वक्रता केंद्र से होके गुजरेगा, है ना। तो इधर जाएगा परिवर्तन, परिवर्तन के बाद रिटर्न वापस इधर आएगा। है समझ में? यानी कि जब किसी वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे, जब किसी वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब है ना, वो अनंत और वक्रता, इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र उसके बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के अपेक्षा क्या बनता है? बड़ा बनता है। जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनता है कब? जब हम ऑब्जेक्ट को, इनकी वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है, जो कहाँ पे बनेगा? अनंत और C के बीच में बनेगा, अनंत और C के बीच में बनेगा, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनेगा। जो वस्तु के अपेक्षा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। चलिए, ये तो एक्स है ना। अब मान लेना कि वस्तु कहाँ पे है? इन्फिनाइट पे। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ओके। यानी जब वस्तु कहाँ पे रखा हो? अनंत पे रखा हो। तो अनंत पे रखा है मतलब कि जो किरण आएगा वो प्रधान अक्ष के पैरेलल आएगा। तो चलो एक प्रधान अक्ष के पैरेलल ले लेते हैं, ये आया। अब हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो कोई भी किरण होगा जो प्रधान अक्ष के समानांतर होगा वो फोकस से होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजार देते हैं ये इस तरह से। कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं इस लाइन में, ठीक। एक और किरण हम नीचे से भी गुजार सकते हैं, बहुत सारा किरण गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब फिर एक प्रधान अक्ष के पैरेलल है तो कहाँ से होके गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा इस तरह से, यानी यहाँ पे कटा। यही हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। क्या हुआ? प्रतिबिंब बन गया। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी पे यानी कि अनंत पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। जो वस्तु, जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा? बहुत ही छोटा बन रहा है। अनंत पे रखे हैं तो हो सकता है वो बहुत बड़ा वस्तु होगा ना, है ना। उसके मामले में बहुत छोटा बन रहा है ना, पॉइंट टाइप का आ रहा है, यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या बोलेंगे कि जब कोई वस्तु, है ना, अनंत पर रखा होता है इस दर्पण में, अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब, है ना, फोकस पर बनता है, जो कैसा होता है? वास्तविक और एक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। ये तो मेरा केस नंबर 1 हो गया। टोटल हम 6 केस बताए थे, है ना, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में when object is placed between infinity and C। अब जब वस्तु को कहां पे रखेंगे? C और अनंत के बीच में रखेंगे। जब वस्तु को अनंत और C के बीच में रखेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस px, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बीच में रखते हैं, चलिए हो गया। अब इसके पैरेलल एक किरण लेते हैं। इस वस्तु से मान लीजिए प्रकाश की किरण है, इसके पैरेलल आ रहा है, तो ये किरण पैरेलल है तो कहाँ से होकर गुजरेगा? जाहिर है कि फोकस से होकर गुजरेंगे। कहाँ से होकर गुजारेंगे? फोकस से होकर गुजारेंगे। एक किरण आया इसलिए एरो इस तरफ, इस तरफ इस तरफ मुड़ा, इसलिए इस तरफ का एरो दिखाएंगे। दूसरा किरण हम कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से, सॉरी, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं इस तरह से। अब चूंकि वक्रता केंद्र से गुजरा तो फिर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा, यानी हमारा जो प्रतिबिंब बना यहाँ पे बना, यानी यही हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब। यदि ये इसका नाम ए बी है तो क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश। यानी कहने का मतलब है
कि यदि वस्तु को हम अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो उसका जो इमेज है, जो उसका जो प्रतिबिंब है वो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, जो कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा। समझ में आया? क्लियर? यानी जब किसी भी वस्तु को हम अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है सी और एफ के बीच में बनेगा, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा केस नंबर 2 है। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम केस नंबर 3 फिर बताते हैं। किरण यदि ध्रुव पे डायरेक्ट जाके गिरे हो तो, ध्रुव से होकर गुजरे तो क्या होगा, है ना। तो जब कोई भी किरण ध्रुव से होकर गुजरता है तो जिस एंगल से वो आपतित होता है इस पॉइंट पे, इस पोल पे, इस ध्रुव पे, जिस एंगल से, है ना, प्रवर्तन भी उसी एंगल से होगा। प्रवर्तन भी क्या होगा, उसी एंगल से होगा। यानी कि यदि इस कोई किरण आया यहां से, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक किरण उसी एंगल के साथ क्या होगा, परावर्तित होगा। यानी ये नॉर्मल का काम करेगा तो ए आई हो जाएगा और ए आर हो जाएगा। ये सेम एंगल, ये सेम एंगल करने का मतलब अगर 30 डिग्री से आपतित हुआ ना तो ये परावर्तित भी 30 डिग्री के कोण से ही होगा। यदि ये 40 डिग्री से हुआ तो ये 40 डिग्री से ही परावर्तित होगा। ये हमारा 4 गो केस है। इसी आधार पे हम सारे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, है ना। इसके बारे में लिख लेना है। जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। केस नंबर 2 में जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर मुड़ जाती है। तीसरा, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो परावर्तन के बाद उसी पाथ से होते हुए वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। केस नंबर 4, यदि कोई किरण, है ना, दर्पण के ध्रुव से गुजरती है तो जिस कोण से आपतित होती है परावर्तित भी उसी एंगल से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है इतना। चलिए अब आते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। हेडिंग दे देते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। यही ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पे केस क्या क्या उत्पन्न होगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कब बनेगा, जब किसी वस्तु को रखेंगे, है ना। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पी एक्स, ये फोकस ले लेते हैं और ये वक्रता केंद्र लेते हैं। दोनों दूरी समान रखेंगे, है ना। मेरा भी थोड़ा ज्यादा लगता है, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि हो सकता है कोई वस्तु इधर कहीं दूर में रखा हो, है ना। तो दूर में रखा रहता है तो उसको हम बोलते हैं अनंत, यानी कि कहीं पे इधर कहीं पे आएगा कोई किरण, यानी वस्तु होगा, मान लिया जाए यहाँ पे अनंत पे, तो यहाँ से होकर प्रकाश के किसके समानांतर में आएगा, कोई भी माना जाता है कि कोई अनंत से आ रही प्रकाश की किरण जो होती है वो प्रधान अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया कि वस्तु को अनंत पे में रखें। दूसरा केस होता है मेरे पास कि हम वस्तु को अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में रखें। वस्तु को कहां पे रखें, इस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा हम कहां पे रख सकते हैं, तीसरा हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर भी रख सकते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, कहीं और कहीं पे बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हम इस पे भी वस्तु रख सकते हैं। चौथी
इस सी और एफ के बीच में भी रख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है ना, सी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। पांचवा मेरे पास ऑप्शन है कि इस हम फोकस पे भी रख सकते हैं, इस फोकस पे रख सकते हैं ना, यहाँ पे जगह है हम यहाँ पे रख सकते हैं। छठा ऑप्शन मेरे पास आता है कि ये पी और एफ के बीच में भी रख सकते हैं, पी और एफ के बीच में भी रख सकते हैं। यानी मेरे पास टोटल कितना केस उत्पन्न होता है वस्तु को रखने का किसी भी अवतल दर्पण में, तो टोटल 6 केस उत्पन्न होता है। कितने केस उत्पन्न होते हैं? 6 केस उत्पन्न होते हैं। अब देखेंगे बारी बारी से कि वो 6 केस कैसे कैसे बनेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है ना। हम लोग अब जैसे गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है ना। तो अब उसमें प्रतिबिंब मतलब किसी भी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना, वो कैसे निर्धारित करेंगे, तो वो हम तरीका बताएंगे। वो एक उसका एक लॉ होता है किरण आरेख खींचने का, उसी के अनुसार वो क्या करेगा, प्रतिबिंब का हम बाद कैसे निर्माण होगा वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तरीका सीखते हैं कि जो मेन है, जो रूल होता है, जो नियम होता है कि कौन सा किरण कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से होके गुजरेगा, है ना, कौन किरण कहाँ से आएगी और कैसे होके गुजरेगी, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो किरण आरेख खींचने का नियम, किरण आरेख खींचने का नियम, है ना। किरण आरेख को हम कैसे खींचेंगे, देखिए हम एक ही लेंगे, है ना, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम नहीं लेंगे, उत्तल दर्पण में से वही प्रोसेस होगा, हम अवतल दर्पण में सिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे करेंगे। देखिए केस नंबर 1 होता है, केस नंबर क्या होता है, जैसे आप ये आपका अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका ये पोल, तो ये हमारा क्या हो गया, पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। यदि इस पर प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है ना, पैरेलल है, समानांतर है ना, तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। परावर्तन जैसे होगा उसके बाद वो फोकस से होकर गुजरेगा। हमारा केस नंबर 1 है ना। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरणें यदि प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वो परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 हमारा है, ये है ठीक। अब यहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पे F ले लेते हैं, यहाँ पे C लेते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण, है ना, हमेशा कहां से हो, यदि फोकस से डायरेक्ट गुजरे, कोई प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरे? फोकस से गुजरे, तो फोकस, ये आपका फोकस है ना, यहाँ से फोकस से गुजरा, गुजरा ना फोकस से, तो फोकस से गुजरने के बाद उसका जब परावर्तन होगा तो जो परावर्तन के बाद वो हो जाता है, किरण जो हो जाता है वो प्रधान अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। यानी इसके समानांतर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। कोई किरण आया, फोकस होकर गुजरा, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर मुड़ेगा। ये हो गया केस नंबर 2। कोई भी किरण हो, है ना, कहीं से भी किरण आए, यदि वो फोकस से होकर गुजरता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर मुड़ जाता है। केस नंबर 3 है, इसे यहाँ पे सारे प्रतिबिंब का हम निर्माण करेंगे, है ना, अवतल हो चाहे उत्तल हो। EFC। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि यही किरण को हम फोकस से न गुजार के वक्रता केंद्र से गुजारे तो क्या हो? तो जब भी कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। यहाँ पे से किरण आया वक्रता केंद्र से होते हुए यहाँ पे दर्पण पे पड़ा, दर्पण पर पड़ने के बाद इसका परावर्तन होगा तो वो उसी दिशा में, जिस दिशा से आया था उसी पाथ से होते हुए वो वापस क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ओके, आते हैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4,
FTFC। अब कोई